हेलो दोस्तों, किसी सियाने ने ठीक ही कहा है, मर्द को आबाद भी औरत करती है और बर्बाद भी। शादी हर इंसान की जिंदगी का एक खूबसूरत पल होता है जिसे वो अच्छी तरह जीना चाहता है और हर एक के साथ उस खुशी को बांटना चाहता है। अगर इंसान की शादी उस औरत से हो जाए जिससे वो मोहब्बत करता है तो वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ ऐसा न था। मेरे सामने शादी कार्ड नहीं, मेरी शिकस्त का ऐलान मौजूद था जो चीख चीख कर उस मरदूद की फतेह और मेरी शिकस्त का सबूत था। मेरी इस इबरतनाक दास्तान का हिस्सा आपको बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरा और पढ़ने वालों का तारुफ हो जाना ज्यादा बेहतर है। मैं अपनी ये दास्तान क्यों आपको सुना रहा हूं, इसकी वजह मैं दास्तान के आखिरी बाब में बताऊंगा। मेरा नाम मिर्जा खलीक बेग है। हमारा खानदान खासा इज्जतदार और नामूर घराना था। जब मैंने इस दुनिया में आंख खोली तो मेरी वालदा बताती हैं कि आसमान पर पूरा चांद मौजूद था जिसकी किरणें बरास्ता खिड़की से मुझ पर पड़ रही थी और मेरे दाएं हाथ पर पूरे चांद का निशान मौजूद था जो कि पैदाशी था। दादा मरहूम खानदान के नमूरी किस्से सुनाने में काफी फख्र महसूस करते थे, लेकिन खानदान की नमूरी और फख्रबाजारी औरतों के पहलू में नीलाम हो गई। जब मैंने होश संभाला तो इज्जत का निशान हमारी हवेली एक साहूकार के पास रहन थी। गोया अब्बा और दादा ने अपने बच्चे को विरासत में कर्ज का तोहफा दिया था। जब अब्बा ने आंखें बंद की तो उनकी तदफीन से पहले वो मरदूद साहूकार हवेली पर कब्जा करने की नीयत से मौजूद था। अब्बा को दफन करने के बाद हवेली की चाबी जैसे ही मैंने साहूकार के हवाले की और बेसरो सामानी के आलम में बाहर निकल आया तो साहूकार ने तरस खाकर 1000 रुपए मुझे दिए। चौंका, मैं पढ़ा लिखा था इसलिए बहुत जल्द मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही मैंने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। जिस कंपनी में मैंने जॉब शुरू की वो एक छोटी सी अकाउंट फर्म थी। कंपनी के मालिक भी कंपनी की तरह ही छोटे दिल के थे, बिल्कुल खालस सेठ थे। न जाने कौन से खानदान के थे। कोई उनको देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये पढ़ा लिखा बंदा है। दफ्तर का स्टाफ 14 अफराद पर मुश्तमिल था। किसी भी फर्म की शान बढ़ाने के लिए लड़की का होना जरूरी है। चुनाचा हमारी फर्म में 2 औरतें थी, बाकी हजरात थे। 2 खवातीन में एक का नाम जेबी था। नाम तो उनका कुछ और था, मगर वो अपने आप को जेबी कहलवाना ज्यादा पसंद करती थी। उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तानी अदाकारा जेबा थी। बिलाशुबा जेबा पाकिस्तान का फख्र थी, मगर इतनी पुरानी अदाकारा को पसंद करना मेरी समझ से बाहर था। जेबी की उम्र 50 साल के करीब थी। दूसरी मौसूफा का नाम अंजीला था। अंजीला ही थी जो दफ्तर में सबकी आंखों का तारा थी। दफ्तर का हर शख्स उसकी नजरे इत्तेफाक का मुंतजिर रहता। भींगी होने के बावजूद हर मुलाजिम इश्क के औजार लिए उसके आगे पीछे फिरता था। उस रोज मौसम अबर आलूद था। हल्की हल्की बूंदें बरस चुकी थी। ऑफिस खत्म होने के बाद मैं जैसे ही बाहर निकला, मैंने देखा कि अंजीला भी ऑफिस से बाहर निकल रही है। सफेद कॉटन की साड़ी में वो बहुत हसीन लग रही थी।
वो आराम से चलती बस स्टॉप की जानब जा रही थी। अचानक मेरी नजर पार्किंग स्टैंड पर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो निहायत ही कीमती किस्म के सूट में मलबूस था। उम्र उसकी 40 और 45 के आसपास थी। उसके सर और दाढ़ी के आधे बाल स्याह और आधे सफेद थे। चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी, जबकि उसकी आंखें बोलती महसूस हो रही थी। उन आंखों में मुझे अजीब सी पुरसरारियत महसूस हुई। वो मेरी तरफ निहायत गौर से देख रहा था, जिसको मैंने खास तौर पर नोट किया। वो मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हो जाती, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला, वो मेरा मुंतजिर होता। ऐसे में काफी दिन से उसे देख रहा था कि वो मुझ पर नजर रखे हुए है। पहले पहल तो मैंने उसको नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि वो शख्स सिर्फ मुझ पर नजर रखता है। उसे देखकर मैं चौंक गया। मैंने अंजीला के पीछे जाने का इरादा छोड़कर उस बंदे से मिलने का फैसला किया। आज इससे मुलाकात करके वजह दरियाफ्त करूं कि वो मुझे इस तरह क्यों देखता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके नजदीक पहुंचा। मुझे अपने नजदीक आता देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे करीब आता देखकर वो बोला, मैं जानता हूं तुम मेरे पास क्यों आए हो। उसके होंठों पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट थी। जब जानते हो तो ये भी बता दो कि मुझे इस तरह क्यों देखते हो। मेरे लहजे में थोड़ा गुस्सा आया। तुमसे एक काम है। वही पुरस्कून मुस्कुराहट उसके लबों पर थी। क्या काम है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराया और बोला, यहां नहीं, कल तुम मुझे होटल हॉर्जून रूम नंबर 605 में आकर मिलो। रात 8 बजे के बाद देखो, आना जरूर। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। एक अजनबी जिसको मैं जानता तक नहीं, उसके बुलाने पर मैं किसी होटल में क्यों चला जाऊं? न जाने वो मुझे क्या नुकसान पहुंचा दे। नहीं, जो काम भी काम है, अभी बताओ। मेरा लहजा जरा सख्त था। हर काम को करने की जगह और वक्त होता है। अभी ना वक्त है और ना जगह। नहीं, माजरत, मैं आपको जानता नहीं, इसलिए आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। इतना कहकर मैं बस स्टॉप की तरफ चल दिया। आना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, मुझे इनकार पसंद नहीं। मैंने अपने अकब से उसकी आवाज सुनी। उस पर मैं जवाब दिए बगैर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। अंजीला जा चुकी थी। मेरा मूड काफी खराब हो गया था। मैं समझता था कि अंजीला मेरे जज्बात से बेखबर है, मगर ये मेरी गलत फहमी थी, जिसका अजाला उसने क्रिसमस पार्टी के मौका पर कर दिया। क्रिसमस पार्टी में उसने सिर्फ उस चीज को बुलाया था। मेरी तो जैसे ईद हो गई। अंजीला न जाने मुझसे अजहारे इश्क कर दिया। मेरे दिल के कमल खिल उठे थे और मैं अंजीला ऑफिस से लंच करके बाहर साथ जाते और ऑफिस खत्म होने के बाद हम साथ साथ घर जाते। उस दिन के बाद वो आदमी मुझे दोबारा दिखाई ना दिया। हमारा इश्क बगैर वक्फे के 6 माह तक चला। फिर ऑफिस में नहमा की आमद हुई। बोटे कद, कंगरियाले बालों वाली खुश मजाज हसीना, जिसके आते ही अंजीला का रंग मांद पड़ गया। एक बात मैं खलूसे दिल से बता दूं कि मेरे दिल में अंजीना के लिए उस वक्त तक मुनाफकत पैदा न हुई जब तक नहमा ने खुद अपने कदम मेरी तरफ ना बढ़ाए। एक बात और मैं अर्ज कर दूं, मेरा रहन सहन वैसा ही था जैसा कि हवेली छोड़ते वक्त था। मैं हमेशा से अच्छा खाना और अच्छा पहनावे का आदी हूँ। अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा मैं खुद पर खर्च करने का आदी हूँ।
इस रोज आफत से छुट्टी हो गई। मैं हस्बे मामूल बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। मेरा इरादा इस माह की इनकम से मोटरसाइकिल खरीदने का था। बसों और रिक्शों के सफर से मैं आजिज आ गया था। थोड़ी दूर हुई थी कि मैंने नहमा को स्टॉप पर देखा। मैंने ब्लू जीन और ग्रे कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसमें वो गजब ढांढ रही थी। स्टॉप पर खड़ा हर मर्द उसकी जानब देख रहा था। सनग्लासेस ने रही सही कमी भी पूरी कर दी थी। अंजीला तो सीधी सादी थी, जबकि नहमा तो बहुत फैशन परस्त थी। मैंने उसकी तरफ सरसरी सी नजरों से देखा, फिर स्टॉप की तरफ देखने लगा। अचानक मेरे कानों ने एक सुरीली आवाज सुनी, बिजी हैं खलीक साहब। मैंने चौंक कर देखा तो नहमा ही थी। जी नहीं फरमाइए, मैंने शाइस्ता लहजे में जवाब दिया। दरअसल एक दोस्त के साथ मूवी का प्रोग्राम बनाया था। 2 टिकट बुक करवाए थे, मगर वो आई ही नहीं। तन्हा जाते हुए डर लगता है, वो हचकिचाते हुए एक अदा से बोली। तो आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ पिक्चर देखने चलूं? मैंने इस बात में सर हिलाया। भला इसकी दावत को मैं क्यों ना कबूल करता। आप सोच रहे होंगे कि अंजीला के होते हुए मैं आज के साथ क्यों जा रहा हूं, मगर आपको कोई खूबसूरत लड़की ऑफर दे तो आप क्या करते? लाजमी आप दावत कबूल करते। फिर मैंने एक टैक्सी रोकी। हम दोनों टैक्सी में बैठने लगे तो मैंने उसी आदमी को देखा जो एक खूबसूरत सी कार से टेक लगाए मेरी तरफ देख रहा था। मैंने देखा कि उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहा हो अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये आदमी दोबारा 6 माह बाद दिखा था। बहरहाल मैंने और नहमा ने पिक्चर साथ देखी, डिनर साथ में किया। दौरान फिल्म में सोचता रहा कि वो आदमी कौन है और मुझसे क्या चाहता है। फिर तो क्या था, आफत में जैसे भौंचाल आ गया। नहमा ने रोजाना मुस्कुरा मुस्कुरा कर सलाम करना शुरू कर दिया, जिसे सब ने नोट किया। दफ्तर के मर्दों में उन्हें औजारे इश्क समेट कर थैले में डाल लिए। नहमा मुझे अंजीला से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। अंजीला को मैंने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जिसे सब ने महसूस किया। अंजीला को उस वक्त यकीन हो गया कि मैंने उसकी बर्थडे पार्टी को इनकार कर दिया। तब वो मजलूम लड़की खामोशी से पीछे हट गई। मेरी और नहमा की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मैं अपनी तनख्वाह का बहुत सा हिस्सा नहमा पर खर्च करने लगा, जिसकी वजह से मेरी आधी तनख्वाह उस पर खर्च हो जाती और मेरा महीना मुश्किल से गुजरता। चुनाचा मैंने रिक्शा टैक्सी छोड़कर बसों में सफर करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने मुझे बेटा और भाई अंकल कहकर पुकारा करते थे। नहमा से मेरी मोहब्बत बहुत जोरों पर थी। अब तो जब तक मैं उसको देख न लूं, मुझे सुकून नहीं मिलता था। फिर एक रोज ऐसा हुआ जिससे मेरी दुनिया ही बदल गई। नहमा की सालगिरह का दिन करीब आ गया। एक शाम दौरान गुफ्तगू नहमा ने मुझसे अपनी सालगिरह का जिक्र किया। मैं तो उसकी खुशनुदी का कोई मौका हाथ से ना ही जाने देता था। चुनाचा मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम्हारी सालगिरह धूमधाम से मनाई जाएगी। क्या मतलब? वो चौंक सी गई। मतलब ये कि तुम्हारे घर में एक छोटी सी तकरीब होगी जिसमें दफ्तर के तमाम लोग शरीक होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई, फिर यकदम उदास हो गई। मैंने कभी सालगिरह नहीं मनाई, अखराजात ज्यादा होंगे। उसकी आवाज में मायूसी थी। होने दो, अखराजात की परवाह कौन करता है। नहीं खलील, वैसे ही तुम्हारी आधी इनकम मुझ पर खर्च हो जाती है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, नहीं, तुम्हारे लिए सारी दुनिया का बोझ उठा सकता हूँ। मैंने रवायती आशिकों की तरह जवाब दिया। उसके गुलाबी लाब खिल उठे। बहरहाल सालगिरह का इंतजाम शुरू कर दिया गया।
मैं चाहता था उसकी सालगिरह इतनी धूमधाम से हो कि सब याद रखें। जोशे मोहब्बत में दावा तो कर गया, मगर उसके इंतजामात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पूरे माह की तनख्वाह और मोबाइल, मेरे 2 मोबाइल थे, एक सादा, दूसरा स्मार्टफोन। चुनाचा स्मार्टफोन की कुर्बानी मुझे ज्यादा बेहतर लगी। कीमती घड़ी, वाल क्लॉक, 2 महंगे वाले सूट फरोख्त करने पड़े और दोस्तों से कर्ज लेकर मैंने नहमा को इंतहाई कीमती शलवार सूट लेकर दिया, जो कि बहुत महंगा था। दफ्तर के तमाम लोगों को मदऊ किया गया। उसमें वो इंसान भी मौजूद था जिसे मैं शैतान का खालाजाद भाई कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा। उसका नाम सलीम बेग था। वो फर्म का न्यू अपॉइंटमेंट था और फर्म में मैनेजर की पोस्ट पर था। छोटी छोटी आंखों वाला, छरेरे बदन का हामिल ये शख्स मनफी कुफ्तों के लिए काफी कशिश का हामिल था। पार्टी शुरू हुई। दफ्तर के लोगों ने हस्बे तौफीक तोहफे दिए। उसमें सलीम बेग का वो मखमली डब्बा भी था जो सबसे अलग था और खूबसूरत भी। मेरी तरफ ये हकीर नजराना सलीम बेग ने झुककर निहायत आजिज़ाना लहजे में कहा। मैंने देखा कि नहमा की आंखों में चमक जाहिर हुई है। तमाम मेहमानों के तोहफे खुले थे, लेकिन नहमा का ध्यान उसी तरफ था। ना उसने बात की और ना ही मैंने। दफ्तर के लोगों ने भी इस चीज को फील किया। उन लोगों की निगाहों में मेरे लिए तज़हीक का गुस्सा अनसर नुमाया था। बस अंजीला की निगाहों में मैंने हमदर्दी देखी। उस दिन शाम को मैं 15 मिनट पहले ऑफिस से बाहर निकल आया। मेरा इरादा आज से शादी की बात करने का था। जैसे ही स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो पहले ही खड़ी है। अचानक मैंने उस मर्दूद सलीम बेग को आते देखा। मैं थोड़ा साइड में खड़ा हो गया। अचानक वो टहलती हुई सलीम बेग के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर मैंने जो सुना वो लफ्ज नहीं, बम के गोला थे। मेरे दिमाग साए साए करने लगा। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं और मैं सन्नाटे में आ गया। वो कह रही थी, बिजी हैं सलीम साहब? नहीं, घर जा रहा हूँ, आप हुक्म करें। सलीम मुस्कुराकर बोला। उसके बाद उससे आगे मुझसे सुना ना गया। उसने हूबहू वही लफ्ज कहे जो उसने मुझसे कहे थे। मैंने देखा कि सलीम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो दोनों टैक्सी में सवार होकर चले गए। जैसे ही वो दोनों टैक्सी में सवार हुए, अचानक मेरी नजर पान के कैबिन पर पड़ी। मैंने देखा वही आदमी खड़ा था और बड़े गौर से मेरी तरफ ही देख रहा था। उसके होंठों पर आज भी मैनीखेज मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लगा कि वो भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। मेरे उल्लू बन जाने पर खुश हो उस पुरस्कार शख्स की निगाहें टैक्सी पर भी थी। मैं उसकी जानब बढ़ा तो सामने से एक बस गुजरने लगी। बस जैसे नजरों के सामने से गुजरी तो वो आदमी भी गायब था। इतनी जल्दी किसी आदमी का यूं गायब होना मेरे लिए हैरत अंगेज था। सलीम भी मेरी तरह उसके झांसे में आकर मूवी देखने चला गया। अब खुलम खुला सलीम से इश्क कर रही थी और मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया था। यकीन करना मुश्किल था कि दौलत ने मोहब्बत को हरा दिया था। दूसरे दिन मेरे लिए एक और तकलीफदा दिन था। मैंने इससे बेमुरव्वत हरजाई को उस सलीम बेग के साथ आते देखा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे कह रही हो कि बेवकूफ जिंदा है, अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। इसी दौरान एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते के बाद जो शादी का पहला कार्ड मेरे सामने आया वो मेरी शिकस्त का ऐलान था।